your life turns out to be good and you have a tremendous amount of your luck in your life, it's a good thing to turn around and make it work for others. Welcome to online education of Standard 12th, subject Organization of Commerce and Management, chapter number 4, Organization, session 2. Students, in the first video we had seen the meaning, definition, concept and characteristics of organization. In this today's video we are going to see the process of organization. Now, steps for the process of the organization. The formation of organizing is a scientific process according to Peter F. Drucker. The lack of proper formation of organization cannot sustain for long time. Hence, the unit is slowly destroyed. तो अब देखो, as per Peter F. Drucker, here what he is stating, यहाँ पर Peter F. Drucker क्या बोल रहे हैं कि यदि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं रहा तो वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा, धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है वो गिरता जाएगा. ओके, देन it is through ensuring proper steps of the formation of the organizing that the functional relations are established in the proper manner which should be done properly. तब यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हमें यदि बिजनेस को सही तरीके से चलाना है, सो वी हैव टू टेक द प्रॉपर स्टेप्स. हमें सही कदम, प्रॉपर थिंकिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर थॉट्स, प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी ताकि हम हमारे उस बिजनेस को अच्छे से चला सके. देन फर्स्ट वन इज क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. नाउ दीज आर व्हाट, दीज आर स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि भाई कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है. तो अब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. Before formation of organizational structure, it is necessary to have the clearly defined goal and its proper understanding. पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फ्रेम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम लोग वर्क करने वाले हैं. तो उस अकॉर्डिंग क्या है कि अपने ऑब्जेक्टिव को हम उस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं. द मेन एंड सब गोल शुड बी प्रॉपरली इंटरप्रिटेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड. हमारा सबसे पहले मेन गोल क्या है, उसके सब गोल क्या है, ओके, वो अपने को अच्छे से मालूम होने चाहिए. तब जाके हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का बेस है वो स्ट्रांग होगा और हम उसे एकदम अच्छी तरीके से कर पाएंगे. पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको फिर बाद में उस अकॉर्डिंग अपने को पता चलेगा कि भाई हमें क्या वर्क करना है, कौन से बेसिस पे वर्क करना है. पहले हमें हमारे गोल्स और सब गोल्स पता होने चाहिए. हेंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर गोल्स एंड विद द प्रॉपर क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग. तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो हमारा एक प्रॉपर गोल होना चाहिए, अपने को पता मालूम होना चाहिए और उसका क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें कौन सा वर्क किस अकॉर्डिंग करना है. तो उससे क्या है कि हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से अकम्प्लिश कर पाएंगे. देन सेकेंड इज लिस्ट ऑफ फंक्शन. फर्स्ट वन वाज क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन इज लिस्ट ऑफ फंक्शन. आफ्टर हैविंग clearly defined goals with the help of organizational structure, the list of work to be done is prepared. अब हमें कौन सा वर्क कब करना है ये पहले प्लान पूरा हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से गोल के ऊपर हमें वर्क करना है, टारगेट दिया है. ओके, फिर उसके बाद वर्क की लिस्ट कि पहला वर्क क्या होगा, दूसरा वर्क क्या होगा, देन
स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क का लिस्टिंग करना है, ताकि जिससे क्या हो सके कि भाई वर्क अच्छे से अकम्प्लिश हो सके. At the time of preparing such a list, it is it is ensured that not a single task is left or is repeated and a special care is taken for the same. अब लिस्ट बनाने से बेनिफिट क्या क्या रहेगा कि भाई कोई भी वर्क जो है छूटेगा नहीं. देन सेकेंड, कोई रिपीट नहीं होगा और हर एक वर्क अच्छे से अकम्प्लिश हो रहा है या नहीं इसका भी ध्यान रखा जाएगा. Hence, the list of function should be prepared on the basis of its proper consideration and the final distribution should be done. तो क्या होगा कि हमें क्या करना है, हमें जो भी वर्क है as per the list हो रहा है या नहीं. What should be our first step, what should be our second step, all the functions should be kept in a line. एक सिंक्रोनाइज्ड वे में वो होने चाहिए और फिर बाद में ये देखो कि वो वर्क सही से हो रहा है कि जो लिस्ट बनाई है उस अकॉर्डिंग या नहीं. देन डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन. अब डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन एंड डिवीजन ऑफ वर्क बोथ आर सेम. Once when the list of the function is prepared, the work area similar in the nature are clarified and the similar function are placed together, then the division of work is done accordingly. तो अब देखो कि जब हमें हमारे पास फंक्शंस की लिस्ट है, हमें हमारा वर्किंग एरिया पता है कि भाई कहाँ पे हमें वर्क करना है, किस अकॉर्डिंग वर्क करना है. ओके, तो फंक्शन और वर्क साथ में पता चलेंगे कि भाई कौन सा वर्क कौन से प्लेस पे होगा. फिर बाद में क्या उसी तरीके से जो वर्क है वो डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. वर्क इज डिवाइडेड एज पर द परचेज एरिया, सेल्स एरिया, अकाउंट्स एरिया एक्सेट्रा एंड देन द वर्क डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन इज प्लान्ड. अब उस वर्क को किस तरीके से हमें अकम्प्लिश करना है. वर्क एज पर द एरिया, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. तो ये सारे वर्क है उस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, डिवाइड किए जाएंगे. डिवाइड करने के बाद जो वर्क आफ्टर अलॉटिंग इट द स्पेशलाइजेशन इज सीन. देन द डिवीजन इज प्लान्ड according to the nature of the unit, geographical area, work area, etc. For example, the division of business unit selling the product is in the entire country, zone-wise division of selling as per the south, east, west, north zones. Okay, तो अब देखो डिविजन्स किस तरीके से किए जाएंगे. अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जैसा कि सेल्स का. अब सेल्स का पूरे एंटायर कंट्री के अंदर सेल कर रहे हैं. ओके, तो ईस्ट जोन में किस अकॉर्डिंग हमारी डिमांड है, वेस्ट जोन में किस तरीके की डिमांड है, सारे डायरेक्शंस में हमारे मार्केट बिजनेस यूनिट की किस तरीके से डिमांड है. तो उस तरीके से हमें जो जो प्रोडक्ट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. तो उस तरीके से हमें डिवीजन करना होगा. इन द सेम वे वर्क बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द एडवर्टाइजिंग टास्क, पैकिंग टास्क, distribution task etc. in sales department is also considered at the time of division of work. तो उसी तरीके से जैसे कि अभी सेल कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसी तरीके से हमें यहाँ पर हमारा वर्क भी डिवाइड होगा कि भाई कौन सा पर्सन क्या वर्क करेगा, कौन से डिपार्टमेंट में वर्क किस तरीके से होगा, कौन से डिपार्टमेंट का वर्क पहले आएगा और किसका एकदम लास्ट में होगा. देन to determine departmental positions and abilities. This is giving authority and responsibility. Okay, देखो, once when the work is departmentalized properly, the task to have proper person to handle the responsibility are created as per the positions and abilities are planned accordingly. अब जब डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज वर्क बट जाएगा, तो वहाँ पर उस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर ऑथोराइज्ड पर्सन जो एबल हो उस पर्सन को वहाँ पर अपॉइंट करेंगे, उसे पोजीशन वहाँ पर हम देंगे. देन
For example, sales officer for sales department. At the same time, the sub post are categorized as per the person to be appointed. अब उसके असिस्टेंट भी यहाँ पर अपॉइंट कर देंगे कि इन केस इन फ्यूचर कुछ हो गया तो, कुछ और एक्स्ट्रा वर्क आ गया तो उनके प्लेस पे कौन वर्क करेगा, इस तरीके से उनको वर्क असाइन किया जाएगा. ओके, तो पहला था क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वॉज list of function, third was departmentation of function, fourth was to determine departmental position and ability. Now fifth one is the delegation of power and responsibility. जिस पर्सन को हेड बनाया है उस पर्सन को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, अलॉट करनी है. देखो, डिविजनल हेड, सब डिविजनल हेड and skill based head are finalized and then all the heads should be given power and responsibility so that they can perform their work well. अब डिविजनल हेड डिपार्टमेंट तो बना दिए, ओके, डिपार्टमेंट के हेड भी बना दिए. अब उन्हें क्या है कि पावर्स देनी है ताकि वो अपने वर्क को अच्छे से एकम्प्लिश कर सके. उनको वो अथॉरिटी दो, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ताकि वो उस काम को बिना किसी बर्डन के और अच्छे तरीके से कर सके. देन इन एडिशन टू दैट क्लैरिफिकेशन शुड बी डन ऑफ ईच पर्सन पोस्ट. यहाँ पर कौन पर्सन किस पोजीशन पे है, क्या पोस्ट पे है, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए. उनको उसी टाइम पे क्लैरिफाई करना होगा कि ये पर्सन की ये पोजीशन है और वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये अथॉरिटी उस पर्सन की है. नाउ ही विल बी अकाउंटेबल फॉर होल डिपार्टमेंट and that particular activity which is given to him. Then comes establishment of interrelationship. अब ये interrelationship की बात आती है तो किस के ऊपर ये डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है ह्यूमन रिसोर्स पे. After the proper distribution of work and delegation of power and responsibilities among the different departmental personnel, the formation of interrelation should be made clear. Okay, then मतलब जब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो गया कि कौन पर्सन किस अकॉर्डिंग वर्क करेगा, डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिपार्टमेंटल हेड्स दे दिए हैं, अब उनको एक उनका पूरा ग्रुप बना के दे दिया है, तो कौन पर्सन किसे लायब अकाउंटेबल रहेगा, आंसरेबल रहेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो रिसोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो पूरे बिजनेस यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. तो यहाँ पर क्या कि इंटर रिलेशनशिप कौन किससे जुड़ा हुआ है ये क्लियर करना, ये पूरे पिक्चर को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है. देन so that each person will get idea of the responsibility assigned. तो सारे एम्प्लॉयज़ को ये पता चलेगा कि मैं अकाउंटेबल हूँ, तो मैं किससे अकाउंटेबल हूँ, मैं मेरे प्रॉब्लम्स यदि हो रहे हैं, आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम्स, ओके, तो मुझे उनका सल्यूशन देगा, तो कौन सा पर्सन मुझे सल्यूशन देगा, मेरा हेड कौन है. तो ये क्लियर पिक्चर वहाँ पर मिलता है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू हैव द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब यहाँ पर प्रॉपर प्रोपोर्शन का मतलब क्या कि सही तरीके से जो जिस हायर पोस्ट पे वो रहे, जो भी पर्सन रहेगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी. भले ही उन्होंने वर्क किसी को असाइन कर दिया है बट फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पर्टिकुलर ऑथोराइज्ड पर्सन की ही होगी जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है. ओके, then with the help of departmentalization the power and responsibilities are decentralized but the same can be centralized with the help of formation of interrelationship. अब देखो, with the help of departmentalization, अब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स कर दिए हैं, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसेंट्रलाइज कर दिया. अब डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या, उनको वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. ओके, तो यहाँ पर बट फिर भी कितनी भी अपने पावर्स को वगैरह आप डिस्ट्रीब्यूट करो,
डेलीगेट करो उन्हें, बट फिर भी रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? जो सबसे मेन ऊपर टॉप लेवल में जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, दैट पर्सन विल बी लायबल। ओके, तो यहाँ पर जब सेंट्रलाइजेशन के थ्रू ही इंटर रिलेशन पॉसिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। देन कम्स टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना है कि यहाँ पर अपनी जो फर्म है, अपना जो बिजनेस यूनिट है, वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट वो फॉलो करेगा। वो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो मैट्रिक्स हो, चाहे फंक्शनल हो, चाहे इनफॉर्मल हो, यहाँ पर ये सारा पिक्चर पूरा क्लियर करना होगा। देन टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर, इन ऑर्डर टू अनेबल द पीपल टू हैव द परफेक्ट आइडिया ऑफ ईच वंस पोजिशन, अ प्रॉपर मैप शुड बी प्रिपेयर्ड। कौन सा पर्सन किस क्या पोजीशन पे है, उनके अंडर में कौन वर्क कर रहा है, और यहाँ पर सब कैटेगरीज किस वाइज बनी हुई है। ओके, जैसे टॉप लेवल है तो टॉप लेवल में कौन कौन पर्सन होते हैं, जैसे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर उनके नीचे आते हैं बॉटम लेवल, अब मिडिल लेवल, अब मिडिल लेवल के अलग अलग लेवल्स जैसे डिपार्टमेंट वाइज बना दिए, फिर उनके नीचे उनके जो सुपरवाइजर्स वगैरह होंगे, अब सुपरवाइजर्स के नीचे एम्प्लॉयज वगैरह, उस तरीके से पूरा चार्ट को अच्छे से फ्रेम करना है। Such a chart should be properly prepared and the same should be displayed on the notice board. तो कौन पर्सन किसके अंडर में वर्क कर रहा है, किसकी अथॉरिटी कितनी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, ये पूरा एक चार्ट के फॉर्म में नोटिस बोर्ड पे उन्हें डिस्प्ले करना चाहिए। ओके, तो जिस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की बात कर रहे थे, तो अभी हम वो सीखेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द आइडल ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा मैनेजमेंट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, the nature, size and responsibilities of business unit and its classification decides the type of organization। अब वो बिजनेस का नेचर, उसका साइज, कितना बड़ा बिजनेस है अपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के कितनी है टूवर्ड्स द नेशन, टूवर्ड्स इट्स सोसाइटी, टूवर्ड्स द ओनर। ओके, जितनी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किस अकॉर्डिंग वो फेस करता है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है वो पूरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से टाइप के हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, तो पहला कौन सा है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ वन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। Now we'll be studying all these types of organization one by one, एक एक करके सीखेंगे। तो पहला, फर्स्ट वन इज लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट सिंपल एंड एंशिएंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शुरू से जैसे राजा महाराजाओं के टाइम से ये चलता आ रहा है। जैसे हेड कौन, राजा, उनके नीचे उनके मंत्री, मंत्री के नीचे सारे सेनापति वगैरह। तो इस तरीके से क्या है कि ये उस जमाने से ये चलता आ रहा है। सिंस मेनी इयर्स इट हैज बीन यूज्ड इन द आर्मी एंड सो इट इज ऑल्सो नोन एज आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। काफी टाइम से ये चलते आ रहा है, एंशियंट टाइम से, और आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये देखा गया है, इसीलिए इसे बोला जाता है आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। The centralization of power is done on the top level. Centralization, head कौन रहेगा यहाँ पर, top level management वाले। The distribution of the power and responsibility is done in the straight line from top to bottom level. अब responsibility है नीचे के और फ्लो होती जाएगी। ओके, जैसे बॉटम लेवल वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे मिडिल लेवल वालों को, मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबल होंगे टॉप लेवल वालों को, और टॉप लेवल वालों के पास होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर? एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, इट इज कॉल्ड लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे टॉप टू बॉटम, ये एक लाइन में
ये एक स्केलर चेन बनते हुए आ रहा है, तो सेम उसी अकॉर्डिंग इसे क्या बोला जाएगा, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्यों क्यों ऐसे बोला जाएगा, क्योंकि ये एक लाइन में सीधे सीधे तरीके से ये चलते आ रहा है। सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास है, टॉप लेवल वालों के पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो हो रही है, डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। In this, each employee is answerable to his or her superior authority. तो यहाँ पर क्या, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, जो एम्प्लॉयज है वो अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन दिस टाइप द हायर डिग्री ऑफ पावर कैन बी सीन ऑन द टॉप लेवल एंड द लोअर अमाउंट ऑफ द पावर इज सीन ऑन द बॉटम लेवल। सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास, टॉप लेवल वालों के पास, और सबसे कम बॉटम लेवल वालों के पास। क्लियर। अब इसका फॉर्मेशन किस तरीके से, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटायर बिजनेस यूनिट इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको बनाया गया है। एज पर ईच सेक्शन और एरिया अ सेपरेट डिपार्टमेंटल हेड इज अपॉइंटेड। तो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सेक्शन में, एरिया इन द सेंस कोई ऐसे जगह का नाम नहीं, ओके एक बिजनेस यूनिट के अंदर ही अलग अलग एरियाज डिपार्टमेंट वाइज, उनको एरिया बोला जाता है। तो सेपरेट डिपार्टमेंटल हेड इज अपॉइंटेड, तो अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड उनके बनाए जाएंगे। दिस डिपार्टमेंटल हेड इज आंसरेबल टू द सुपीरियर हेड ऑफिस और हर ओन एरिया। तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जवाबदारी किसकी होगी, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड की, क्योंकि अथॉरिटी उसके पास सबसे ज्यादा है। The area head is given all the necessary power needed as per his or her department. तो यहाँ पर जो भी अथॉरिटी पावर्स चाहिए होंगे, जो मतलब टॉप लेवल वालों को लगेंगे कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग पावर्स जो है वो डेलीगेट किए जाते हैं। In this type of organization, division is not done according to the work but according to the department. अब यहाँ पर जो डिवीजन है वो वर्क के अकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा, जैसे किसी की कैपेबिलिटी एबिलिटी नहीं देखी जाएगी, यहाँ पर वर्क डिवाइड किया जाएगा, अथॉरिटी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, वो किस अकॉर्डिंग होगी, वो डिपार्टमेंटल वाइज। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पहला नाम लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नाम आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, एंड अब ये तीसरा नाम दैट इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो यू ऑल शुड बी एबल टू आंसर इट, चाहे लीनियर बोलो या आर्मी बोलो या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलो, इट इज वन एंड सेम। देन कम्स, अब यहां पर क्या कि जो फॉर्मेशन है उसका चार्ट। ओके, तो देखो पहले सबसे टॉप में आते हैं कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर ये अलग अलग एरियाज दिखाए गए हैं, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ये अलग अलग एरियाज हो गए डिपार्टमेंटल वाइज। सबसे ऊपर टॉप में कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये तीनों सेम लाइन पे। ओके, अब एक एक करके देखते हैं। पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन आएगा, तो देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहला आएगा परचेज ऑफिसर, फिर प्रोडक्शन ऑफिसर। अब उनके नीचे कौन आएंगे, अब परचेज ऑफिसर के नीचे कौन आएगा, क्लर्क आएगा। क्यों अब यहाँ पर सिर्फ क्लर्क, क्योंकि परचेज करके इनको पास करना होता है प्रोडक्शन ऑफिसर को। अब प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे सुपरवाइजर, उनके नीचे फोरमैन और उनके नीचे वर्कर्स। तो ये इस अकॉर्डिंग ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पूरा चार्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में दो डिवीजन, सॉरी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अकाउंटेंट ऑफिसर। अब दोनों के नीचे क्लर्क आएंगे। देन कम्स सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स ऑफिसर है, एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर। अब इनके अंडर में कौन कौन आएगा, सेल्समैन और एम्प्लॉयज। ये इस अकॉर्डिंग अलग अलग, अभी ये एक पूरे स्केलर चेन में चल रहा है, एक सेम लाइन में चल रहा है, तो इसीलिए इसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है।
क्लियर? देखो अब और जानते हैं, इन लीनियर ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटेस्ट पावर इज सीन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे टेक द पॉलिसी बेस्ड डिसीजन। अब लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में अब ये पता चल गया है कि सबसे ज़्यादा अथॉरिटी पावर किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, यानी कि टॉप लेवल वालों के पास। इसीलिए वो किसी भी पॉलिसी बेस्ड डिसीजन लेने हो या पॉलिसीज नई पॉलिसीज फ्रेम करनी हो, वो लोग लेंगे। द जनरल मैनेजर इज असाइन नेसेसरी पावर फ्रॉम देम। फिर जो जनरल मैनेजर है उसे पर्टिकुलर अथॉरिटी पावर दिया जाता है कि किस अकॉर्डिंग फिर उन्हें वर्क करना है। द जनरल मैनेजर इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। जो जनरल मैनेजर होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे, whose work is to ensure that the lower employees follow the task and decision taken by the board of directors। तो जो जनरल मैनेजर है उनका काम अब ये है कि अब सारे लोग, सारे एम्प्लॉयज, जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। अब ये उनका काम क्यों? क्योंकि उन्हें बोला गया है कि वो डिपार्टमेंटल हेड होंगे। देन the above given chart is divided into production department, administrative department and sales department into 3 parts। अब देखा कि भाई 3 तरीके से डिवाइड थे वो, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, एज पर द इंपॉर्टेंट वर्क इन ईच डिपार्टमेंट परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफिसर एक्सेट्रा आर अपॉइंटेड। अब तीनों डिपार्टमेंट में अपन ने क्या देखा कि भाई परचेज ऑफिसर थे, प्रोडक्शन ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर, सेल ऑफिसर और एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर, कि भाई वहां पर अब उन लोगों की जरूरत लगी तो इसलिए उन्हें वहां पर अपॉइंट किया। सच ऑफिसर कैरी द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन सेक्शन। तो अब पर्टिकुलर सेक्शन की सारी जिम्मेदारियां वो लोग अपने तरीके से निभाएंगे। अंडर सच ऑफिसर सुपरवाइजर्स, फोरमैन एंड क्लर्क्स एक्सेट्रा वर्क अंडर द फोरमैन वर्कर्स वर्क। तब देखा कि भाई अब प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे सुपरवाइजर्स, उनके नीचे फोरमैन और उनके नीचे वर्कर्स। तो इस तरीके से जो वर्क है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इन दिस वे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स द पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पावर हो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पावर टॉप से ऊपर से नीचे फ्लो करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स। बट टॉप लेवल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे होल एंटायर बिजनेस यूनिट की रहेगी। क्लियर? ओके, देन such kind of the structure is more favorable where there is small size of organization and the work area is also limited and the problems of control and discipline are also limited। अब ये linear organization कहाँ पर काम लगेगा? जहाँ पर जिस बिजनेस यूनिट का साइज कम हो, काम उनका छोटा हो, लिमिटेड हो, ओके, जहाँ पर प्रॉब्लम्स और कंट्रोल इजीली हो जाए और डिसिप्लिन जहाँ पर मेंटेन रहे। ऐसे तो डिसिप्लिन हर जगह मेंटेन रहता है, बट इट इज मोर इजी टू सी इन स्मॉल साइज बिजनेस। क्लियर? होप you all have understood the points. When you have made your choice, it is providence that is your guide. Good, bad or indifferent, your fate lie in it. Thank you. Have a great day.